हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सुपर टेट एग्जाम के लिए पॉलिटी की क्लास लेके आऊँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आपको सुपर टेट एग्जाम के लिए पॉलिटी के बारे में, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना है। इसके लिए जैसे पहले इसका पहला वीडियो मैंने आपको दिया था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था संविधान क्या होता है, संविधान के कितने प्रकार हैं, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया था कैसे संविधान होता है, निर्मित संविधान, लिखित संविधान, विकसित संविधान, संघात्मक संविधान, एकात्मक संविधान। ये सब मैंने आपको क्या बताया था, संविधान के प्रकार। फिर मैंने आपको बताया किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हमें संविधान चाहिए, हर देश का अपना संविधान क्यों होता है। फिर संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं, तो मैंने आपको बताया था संविधान के दो प्रकार के मुख्य स्रोत होते हैं। पहला देशी स्रोत होता है, दूसरा विदेशी स्रोत होता है। विदेशी स्रोत के अंतर्गत हमने अलग अलग देशों के संविधान से जैसे कुछ ग्रहण किया। देशी स्रोत क्या था, जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम था। इसके बाद मैंने आपको समझा कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। ऐसा तो नहीं कि जैसे स्वतंत्रता हुई उसके पश्चात आपका संविधान का समिति का गठन हुआ, संविधान बन गया, ऐसे नहीं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो तब से चली आ रही है जब से अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। जैसे अंग्रेज भारत में आए क्यों थे, उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने वहाँ की जब भारत की स्थिति देखी तो धीरे धीरे उन्होंने शासन पे, व्यवस्था पे अपना कब्जा करने की कोशिश की। और एक समय आया जब इन्होंने पूरी भारत की शासन व्यवस्था में अपना कब्जा कर लिया। इस तरह से जब अंग्रेज आए तो उस टाइम पे भी अलग अलग एक्ट आते थे ना, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, अलग अलग एक्ट है। तो मैंने आपको उन सब के बारे में समझाया। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो की आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, कि संविधान का जब निर्माण अब प्रारंभ हुआ, अब क्या हो रहा था, आपका भारत आज़ाद हो गया। अब भारत का दो क्षेत्रों में विभाजन हो गया था, किसमें किसमें, भारत और पाकिस्तान में। उसके कहा क्या गया था कि जब तक दोनों देशों का संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तो जो भी कार्रवाई कैसे होगी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की जाएगी। तो अब उसके पश्चात के पृष्ठभूमि पढ़ते हैं कि कैसे निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कैसे प्रारूप समिति का, कैसे झंडा समिति का, कैसे अलग अलग समितियों का गठन हुआ, कहाँ से कितने सदस्य थे, महिला सदस्य कितनी थी, अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे, इनका निर्वाचन कैसे हुआ, क्या जनता ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया था या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, इन सब के बारे में आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपके मन में जो भी डाउट हो या इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, कि संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि क्यों रही। कि जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान क्या होता है, मैंने आपको बताया था संविधान आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे, सम प्लस विधान। सम का तात्पर्य क्या होता है, बराबर, और विधान का तात्पर्य क्या होता है, नियम कानून। ऐसे नियम कानून जो सबके लिए समान हो, सबके लिए बराबर हो, वही तो आपका क्या होता है, संविधान। और किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी राज्य को, किसी भी छोटे स्तर में, ग्राम स्तर को या पंचायत स्तर में, किसी भी स्तर में अगर हमें चलाना है तो हमें क्या होता है, नियम कानून की आवश्यकता होती है ना। अगर हम मान लीजिए हमारे घर को ही देख लें तो घर परिवार को चलाने के लिए भी ना कुछ तो नियम कानून होते हैं। अब इस प्रकार पे हमें क्या होता है, इतने बड़े स्तर पर देश को, राज्य सरकारों को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। और ये नियम कैसे होने चाहिए, सबके लिए समान होने चाहिए। ऐसा नहीं हर व्यक्ति के लिए वो नियम अलग है तो नहीं चल पाएगी शासन व्यवस्था। इसी के लिए सबके लिए जो समान नियमों का समूह या समान नियमों का संग्रह, जो नियम सबके लिए समान है, उसका संग्रह किसमें, संविधान में है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके निर्माण कैसे किया गया। जैसे आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे 1927 में सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में, भारत आता है। कौन, साइमन कमीशन।
अब भारत साइमन कमीशन भारत क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ पहले जब इसके पहले हुआ था तब क्या बोला गया था कि हम 10 वर्ष के पश्चात समीक्षा करेंगे, भारत में आकर समीक्षा करेंगे कि कौन सी योजनाएं सही रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए क्या करना है। इन सब के लिए किसका गठन किया गया था? साइमन कमीशन का। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सर साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब भारतीयों में मुख्य रूप से जैसे लाला लाजपत राय ऐसे प्रमुख नेता क्या कर रहे थे? भारतीय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। अब भारतीय साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध करने का मुख्य कारण था जो समिति का गठन करके आ रहे थे भारत की समीक्षा करने में। इसमें क्या था, किसी भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया था। तो लाला लाजपत राय बोल रहे थे कि अब भारत की समीक्षा करने आ रहे हैं और उसी जो समिति बनाई है इसमें किसी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया, तो आप कैसे समीक्षा कर पाएंगे? कोई भारतीय होगा तभी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा ना कि कौन सी समस्याएं कैसी हैं, उसका निर्वहन कैसे करना है, जिससे भारत की जनता की आप समस्याओं को आसानी से समझ सकें। इसलिए क्या हो रहा था, लाला लाजपत राय प्रमुख रूप से विरोध कर रहे थे। अब साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाला लाजपत राय पे सरकार ने क्या किया था, लाठियां चलवा दी थी, जिसमें लाला लाजपत राय काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये सब आप किस में पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि भारतीयों ने क्या किया, साइमन कमीशन का विरोध किया। अब जब साइमन कमीशन का विरोध किया तो उसी के जो सचिव थे, सचिव कौन थे? लॉर्ड बर्किनहेड। अब लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दे दी कि आप अपना संविधान बना लीजिए, क्योंकि उसके कुछ नियम कानून, कुछ योजनाएं लाने का प्रयास कर रहे थे। अब जब साइमन कमीशन का व्यापक रूप से देश में विरोध हुआ, काले झंडे फहराए गए उनके लिए, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तो लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दे दी कि आप अपना संविधान स्वतः बना लें। और चुनौती को स्वीकार किसने किया? अन्य प्रमुख जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उन्होंने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। तो इसी सीक्वेंस में क्या होता है, 1920 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट कह सकते हैं संविधान का मसौदा बनाया गया कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो कब 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि इस तरह से हम अपना संविधान का निर्माण करेंगे। उस नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया था, उसमें दो चीज़ों की मांग रखी गई थी। पहले क्या थी, 19 मूल अधिकार, जो भारतीयों को कुछ मूल अधिकार चाहिए, तो उसमें कितने 19 मूल अधिकारों की मांग की गई थी। इसके अलावा मांग की गई थी कि भारत को हम क्या करें, आप डोमिनियन स्टेट का दर्जा दें। क्या दे दें? डोमिनियन स्टेट का। अब आपको पता होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है। डोमिनियन स्टेट का तात्पर्य होता है कि जैसे भारत देश था, ठीक है, अंग्रेजों से बोला गया कि आप भारत को स्वतंत्र कर दें, लेकिन आपके नियम कानून चलते रहेंगे, आपका शासन प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से चलता रहेगा, लेकिन वैसे सदस्य कार्यकारिणी विधानसभा अलग अलग उसमें भारतीयों को नियुक्ति दी जाए। प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को शासन व्यवस्था की कमान संभालने दी जाए, आप प्रत्यक्ष रूप से आपके नियम कानून शासन व्यवस्था को चलती रहेगी। यही आपका क्या होता है, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। और ये आपसे किसमें की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट में क्या बोला गया, 19 मूल अधिकारों की मांग की गई तथा कहा गया कि भारत को आप डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दें। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। अब जब अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया, तो अब क्या हुआ, इन लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम डोमिनियन स्टेट को नहीं मानेंगे, अब हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। किसकी? पूर्ण स्वराज की। अब इस तरह से घटनाएं हो रही थी, इधर डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया, नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर दिया। इधर जब कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे तो कांग्रेस के अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि अब हम डोमिनियन स्टेट की मांग ही नहीं करेंगे, अब हम सीधे क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की ही मांग करेंगे। इसी समय आपका क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जो कब से कब तक चलता है, 1939 से 1945 तक आपका क्या चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या होता है, दो विचारधाराओं में देश विभक्त हो जाते हैं। पहली विचारधारा की थी जनतंत्र प्रजातंत्र वाले देश, जैसे उसमें आपका ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब क्या थे, जनतंत्र प्रजातंत्र वाले देश थे। दूसरी विचारधारा किसकी थी, साम्राज्यवाद वाले देशों की, जैसे जापान था, इटली था।
ये सब कैसे थे, साम्राज्यवाद वाली विचारधारा के देश। तो इसी सब में द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, जनतंत्र प्रजातंत्र विचारधारा के जो देश थे वो क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। अब इस समय क्या होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तब ये भारतीयों से सहयोग की मांग करते हैं। अब जब भारतीयों से सहयोग की मांग करते हैं, अब ये क्या बोलते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। ऐसे अलग अलग प्रलोभन देते हैं कि आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दें। अब लेकिन कांग्रेस ने पहले अधिवेशन में निर्णय ले चुकी थी कि अब हम क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट के मानेंगे ही नहीं, अब हम सिर्फ पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो इस तरह से आपका ये हो रहा था। उसी समय क्या होता है कि 1945 में जैसे आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, लेबर पार्टी के नेता थे क्लाइमेट एटली। वो क्या करते हैं, जब चुनाव में खड़े होते हैं, उनके यहाँ चुनाव होते हैं आम चुनाव, तो जब वो चुनाव में खड़े होते हैं तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि अगर हमारी पार्टी चुनाव जीतती है तो हम क्या करेंगे, भारत जैसे देशों को स्वतंत्र कर देंगे। इसका हमारे यहाँ के नेताओं ने बहुत सम्मान किया था इस निर्णय का। उनका जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि हम क्लाइमेट इटली के जो उन्होंने निर्णय लिया है उसका बहुत ही सम्मान करते हैं, एक बहुत ही गौरवपूर्ण और एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। अब इसके पश्चात क्या होता है, 1945 में क्लाइमेट इटली पहले चुनाव से पहले भारत को स्वतंत्र करने का जो वादा किया था। अब आपको जैसे पता है कि क्लाइमेट इटली क्या करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। उन्होंने जब चुनाव के में खड़े हुए तब उन्होंने वादा किया था ना कि क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो अब इसके पश्चात तो अपने निर्णय के अनुसार भारत को क्या करते हैं, 1947 आपको पता है कि भारत को क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। इतना तो आप समझ गए कि अब आपका भारत स्वतंत्र हो गया था। लेकिन इसकी नींव बनना तो तभी से प्रारंभ हो गई थी जब से अंग्रेज आए संविधान निर्माण किए। अब चलिए जैसे हम पढ़ लेते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। इसमें 3 प्रमुख सदस्य थे। कई बार एग्जाम में उन सदस्यों के नाम पूछे जा सकते हैं, तो कौन कौन से थे, एबी अलेक्जेंडर, पेंथिंग लॉरेंस और स्टेफर्ड गिब्स। ये 3 क्या थे, प्रमुख सदस्य थे किसके, कैबिनेट मिशन के, जो भारत को भेजा गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इस पॉइंट को याद रखना है। कई बार पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था, तो किसकी अनुशंसा पर किया गया था, कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन के मुख्य रूप से 3 सदस्य कौन कौन से थे, एबी अलेक्जेंडर, पेंथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड गिब्स। ये क्या थे, 3 प्रमुख सदस्य थे किसके, कैबिनेट मिशन के। अब जब आपके संविधान सभा का गठन हो गया, अब जो संविधान सभा के जो सदस्य थे इनको जनता के द्वारा नहीं चुना गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रत्येक जो सदस्य 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुना गया था। लेकिन जो सदस्य चुने गए थे, इन सदस्यों को क्या किया गया था, जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। अब आपका क्या, वो कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर भारतीय संविधान सभा का भी गठन हो गया, इसके सदस्य भी चुन लिए गए। उधर आपका जैसे भारत आज़ाद भी हो गया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कौन कौन सी रियासत। जैसे क्या हुआ था, अंग्रेजों ने जाते जाते एक बात कह गए थे कि वो अगर उन्होंने कहा कि जो देशी रियासत चाहे तो अपनी स्वतंत्र सत्ता बरकरार रख सकती है। तो ऐसे बहुत सी रियासतें क्या हो गई थी, जैसे हैदराबाद आपका हुआ था, ऐसे अलग अलग रियासतें क्या हो गई थी, स्वतंत्र सत्ता अपनी बरकरार रखना चाहती थी। अब इन सब का भी अलग अलग निर्णय होता रहेगा। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा में आपके कुल कितने सदस्य थे, तो 389 के कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे हमारी संविधान सभा में, जिसमें 292 क्या थे, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 आपके चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के। तो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे उसके प्रतिनिधि थे कितने, 4। और 93 आप कैसे थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अभी आपका क्या हो रहा है, 1946 में गठन हो रहा है, क्योंकि 1946 में आपका क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है। उसी के अनुशंसा पर तो क्या होता है, भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। अभी आपको भारत को स्वतंत्र होने में 1 वर्ष लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 1945 में क्या होता है, क्लाइमेट एटली ने घोषणा की, उसके पश्चात आपका कैबिनेट मिशन आता है। अभी 1947 में क्या होगा, आपका भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो अभी इसमें क्या हो रहा था, जैसे ब्रिटिश प्रांतों की भी प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा में शामिल किए गए थे। जैसे आपकी देशी रियासतें थी उनके भी प्रतिनिधि थे। चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र होता है
उनके भी 4 प्रतिनिधि, ये सब किसमें शामिल थे? संविधान सभा के सदस्यों में। इस पॉइंट को याद रखना कि पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसका कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था? तो हैदराबाद। हैदराबाद आपकी एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। अब इसके पश्चात क्या होता है? आपका कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। जैसे अभी तक क्या हुआ, संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए। अब आपका क्या होता है? संविधान सभा का चुनाव होता है जिसमें 389 सदस्यों में प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों का चुनाव होता है। जैसे कुल कितने थे? 389 सदस्य थे। लेकिन आपका जो चुनाव होता है वो किसके लिए होता है? जो प्रांतों के लिए निर्धारित किए गए थे 296 सदस्य, सिर्फ इन्हीं के लिए चुनाव होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो सदस्य तो कुल कितने थे? 389, लेकिन सारे सदस्यों के लिए चुनाव नहीं होता। चुनाव आपके सिर्फ उन्हीं सदस्यों के लिए होता है जो प्रांतों के लिए निर्धारित थे। प्रांतों के लिए कितने सदस्य निर्धारित थे? तो 296। इन्हीं सदस्यों के लिए आपका क्या होता है? 1946 में चुनाव होता है। अब इस चुनाव होता है तो इसमें क्या होता है? कांग्रेस को 208 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 208 सीटें या 208 मत कह सकते हैं जो प्रांतों के लिए निर्धारित किए गए सदस्य। मुस्लिम लीग को 73 मिलते हैं और 15 क्या होते हैं? अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित होते हैं। ये आपका किसमें हुआ? जो प्रांतों के लिए निर्धारित किए गए थे उसमें जो आम चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है? 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 आपके कैसे होते हैं? स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित होते हैं। अब संविधान सभा ने क्या हुआ? ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन कैसे कर दिया? संप्रदाय के आधार पर कर लिया। संविधान सभा ने क्या किया? जो ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि थे इनका विभाजन कैसे किया? संप्रदाय के आधार पर कर दिया। जैसे 213 सीटें किसको दे दी? सामान्य को। 79 मुस्लिम वर्ग को देगी और 4 सीटें किसको देगी? सिखों को दे दी गई। अब सब कई बार पूछ सकते हैं कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 33 थी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12 थी। अब आपका क्या हो रहा था? संविधान सभा का गठन हो गया था, उनके सदस्यों का चुनाव हो गया था। सदस्यों को क्या हुआ था? अपने अपने प्रांतों का विभाजन कर दिया गया था। जो ब्रिटिश उसके सदस्य थे उनको क्या किया गया था? संप्रदाय के आधार पर, जैसे इतने सिखों को, इतने मुसलमानों को, इतने सामान्य वर्ग को सीट देगी। अब हम पढ़ते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा पूछता है? तो आपको पता है संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा। किसमें? संविधान के निर्माण में। तो अब आपसे पूछ सकते हैं कि संविधान निर्माण में कुल कितने सत्र हुए थे, कुल कितने वाचन हुए थे? जैसे आपको पता है मुख्यतः 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। जैसे प्रथम वाचन में क्या हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान के निर्माण में कुल 11 सत्र हुए थे। कितने हुए थे? कुल 11 और 3 वाचन हुए थे। तो कई बार आपसे इन वाचन की डेट पूछ सकता है। तो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं उनको बिल्कुल याद ही रखना है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हर सब्जेक्ट में क्या करती हूँ, उन्हें हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि जैसे आप टेलीग्राम से PDF लेते हैं, उस PDF को आप पढ़ेंगे तो पहले क्या होता है, तुरंत हाईलाइटेड चीज़ें आपको तुरंत माइंड में जाती हैं और हाईलाइटेड चीज़ें आपको बिल्कुल याद रहती हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। इसलिए आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं उसे पहले ही हाईलाइट कर देती हूँ। और जैसे आपने एक कमेंट किया था कि मैम बुक्स बता दीजिए, तो आपको बहुत जल्दी बुक्स पे एक वीडियो बना देंगे। लेकिन जैसे आपको पता है कि किसी भी हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कई बुक पढ़नी पड़ती हैं। जैसे संविधान के लिए आपको कई बुक्स पढ़नी पड़ती, तब आपको बेसिक, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, कई बुक्स और NCERT के समरी को लेके PDF बनाती हूँ। इसमें क्या होगा, आपको हर बुक की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी मिल जाएंगी और उसकी NCERT के बुक्स की समरी भी। इसलिए मैं अपने जिस भी सब्जेक्ट की PDF बनाती हूँ उसमें क्या करती हूँ, NCERT की जो इम्पोर्टेंट इमेज होती है वो लगा के आपको समझाती हूँ। तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखते रहिए और इन नोट्स से ज़रूर पढ़ते रहिए। इसको वीडियो लेक्चर को देखिए, नोट्स बनाइए और फिर PDF से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अपने टाइम को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आज आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब लेकिन आपने कल रिवीजन नहीं किया, तो आपने आज जो पढ़ा
2-4 दिन बाद आप उसको भी भूल जाएंगे, नया जो पढ़ रहे हैं उसको भी भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है, जो पीछे पढ़ ले उसको याद बना रहे, इसके लिए रिवीजन जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारे प्रथम वाचन। आपका प्रथम वाचन जैसे कब से कब हुआ, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन आपका कब हुआ, 15 नवंबर से 17 नवंबर। और तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ये आपके क्या हुए थे, तीनों वाचन हुए थे। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कितने वाचन हुए थे, तो कितने हुए थे, 3। 26 नवंबर 1949 को आप संविधान का क्या किया गया था, अंगीकरण किया गया था। आपसे पूछ सकते हैं ना कि संविधान का अंगीकरण कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड बाय द इंडियन ऑन द सिग्नेचर अप टू 84 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो पूछ सकते हैं कि जब संविधान का हमने अंगीकरण किया था उस समय पे कितने सदस्यों ने इस पे साइन किया था, तो कितने में किया था, 284 मेंबर्स ने साइन किया था। कितने मेंबर्स ने किया था, 284। अब क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत में लागू किया। अब आपका संविधान का अंगीकरण कब हुआ था, 26 नवंबर को। अब आपका 26 नवंबर 1950 को संविधान भारत में लागू हुआ था। तो इन दोनों डेटों को याद रखना है कि आपका संविधान कब लागू हुआ था, संविधान का कब अंगीकरण किया गया। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था, तो प्रेम बिहारी रायजादा। इन्होंने क्या किया था, भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था। जैसे उस दिन मैंने अपने एफबी पेज में क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत कम बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया था। जैसे बहुत बच्चों ने तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ही लिख दिया था। भारतीय संविधान को अगर निर्माण पूछेगा तो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लेकिन पूछेगा भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था, तो किसने किया था, प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें क्या थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। जैसे वर्तमान में तो बहुत सारे संविधान संशोधन हो गए, बहुत सारे अनुसूचियों में वृद्धि हो गई, भाग, ये सब क्या हो रहा, धीरे धीरे वृद्धि हो गई। लेकिन अगर पूछता है कि उस समय कितने थे, तो आपको याद रखना है। अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अब जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, इस पहली बैठक में क्या होता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य निर्वाचित करते हैं। किसको, अस्थायी अध्यक्ष, किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को। किसका, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। अब आपके संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को। अब इसमें क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब 13 दिसंबर को क्या होता है, 1946 को संविधान सभा में क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। अब जैसे आप पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इसमें कौन कौन सी बातें कही गई, क्या क्या था, इन सब के बारे में आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने। अब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, अब जैसे उद्देश्य प्रस्ताव में उद्देश्य रखा गया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेहरू रिपोर्ट बनी, तो नेहरू रिपोर्ट क्या थी, एक तरह के संविधान का मसौदा था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। फिर आपका उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव में निर्णय लिया जाता है कि हाँ यही उद्देश्य रहेगा संविधान में, इन सब चीज़ों को, इन मानवीय मूल्यों को, इन सब चीज़ों को शामिल करना है। इस आधार पर हमारा संविधान बनेगा। इसलिए फिर क्या होता है, संविधान निर्माणुत अलग अलग समितियों का गठन करते हैं। जैसे आपकी क्या होती है, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, झंडा समिति, अलग अलग समितियों का गठन करते हैं। आपसे कई बार इन समितियों के अध्यक्ष या नाम के बारे में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। जिससे संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था, तो बी.एन. राव को। किसको बनाया गया था, वेनेगर नरसिंह राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। नियामक समिति किसकी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। संचालक समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया के पास थी। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, अलग अलग समितियां दे देता है, फिर उनके अध्यक्ष होता है, फिर कहते हैं इसमें मेल करी कि कौन समिति किसके पास थी। प्रांतीय समिति किसके पास थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। संघ संविधान समिति भी किसके पास थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। आपकी जो संघ शक्ति समिति थी, ये भी आप किसके पास थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति किसके पास थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श समिति किसके पास थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपसे क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? बरदौली की महिलाओं ने। किसने दी थी? बरदौली की महिलाओं ने। ये आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति किसके पास थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। झंडा समिति किसके पास थी? जेबी कृपलानी के पास। किसके पास थी? जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति किसके पास थी? जेबी कृपलानी के पास। किसके पास थी? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति किसके पास थी? एस.सी. मुखर्जी के पास। किसके पास थी? एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कई बार क्या होता है, आपसे प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में पूछ सकता है, तो आपसे को याद रखने कौन कौन से प्रमुख सदस्य थे जो प्रारूप समिति के। जैसे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये किसके थे? प्रारूप समिति के सदस्य। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी किसके सदस्य? प्रारूप सदस्य के। एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्रा के स्थान पर फिर क्या होते हैं? एन माधव राव के स्थान पर बी.एल. मिश्र के स्थान पर बनाए जाते हैं। किसको? एन माधव राव को। एक बार क्या होते हैं, इसके पश्चात क्या होता है? बी.एल. मिश्र के स्थान पर एन माधव राव को बनाया जाता है। डी.पी. खेतान, इसके बाद डी.पी. खेतान की भी जब मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो इनके स्थान पे किसको? टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया जाता है। तो ये आपके कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिससे किसको भारतीय संविधान का जनक भी बोला जाता है। किसको बोलते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। तो आज के इस वीडियो में आपने संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा कि संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि कैसे बनी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान में क्या क्या है, संविधान की प्रस्तावना कैसे लिखी, संविधान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कि संविधान में कितनी समितियाँ बनी थी, कैसे निर्माण हुआ, प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, कितने अनुच्छेद, इन सब के बारे में धीरे धीरे डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इससे पहले सुपरटेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री के, सीडीपी के, पॉलिटी के वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वो वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही हर सब्जेक्ट की, जैसे साइंस की, मैथ की, ईवीएस की, सीडीपी की, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, जूनियर लेवल के एसएसटी, इन सब की क्लासेस चल रही हैं। इन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अगर कोई भी क्वेरी रहेगी तो हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।